Hi guys, welcome back. You are watching CA Final Financial Reporting free classes. So I am CA Pramod Patipati. Let us go on to the topic today. तो आज का जो है ना लेक्चर वो सिर्फ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हो गए और लास्ट दो टॉपिक बचे। लास्ट दो टॉपिक कौन सा है? एक डिस्क्लोजर बचा है एंड देन एक डी रिकग्निशन ऑफ असेट बचा है। मतलब पीपीई को डी रिकग्निशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहले जो डी कमीशन कॉस्ट का जो भी क्वेश्चंस बचे वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करना जल्दी से जल्दी। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलेगा कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। डन। Yes. चलो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। मतलब दो चीज है, अपने पास असेट है, उसका डीकमिशनिंग लाइबिलिटी भी है। तो यहाँ पे असेट के वैल्यू में डीकमिशनिंग लाइबिलिटी इंक्लूड होगा, राइट? द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल 2017। कब चालू किया उसका ऑपरेशन? ऑपरेशन चालू किया सर ऑन 1 अप्रैल 2017। ओके, फर्स्ट ईयर आके 1 अप्रैल 2017 है। द प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 इयर्स। कितना है प्लांट का यूजफुल लाइफ? 40 इयर्स का यूजफुल लाइफ है उसका। ओके सर, इनिशियल कॉस्ट वाज 1,20,000। 1,20,000 बराबर है क्या? एक मिनट। इनिशियल कॉस्ट कितना था? 1,20,000। One point. ओके, देन कम्स विच इंक्लूडेड एन अमाउंट फॉर डीकमिशनिंग। मतलब जो 1,20,000 है उसी में इंक्लूडेड है 10,000 का डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। चलो ये बात बताओ, हमने इनिशियल रिकग्निशन सीखा था। इनिशियल रिकग्निशन में क्या था कि हमें जो भी कॉस्ट है वो इंक्लूड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द पीपीई में, और डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का भी कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन डीकमिशनिंग का कॉस्ट जो है ना, हम डिस्काउंट करके इंक्लूड कर देते हैं। यानी क्या? प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते थे जो भी फ्यूचर का कैश फ्लो है और उसको डाल देते। तो फिर यहाँ पे इन लोग का बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो है ना पीवी है, कॉस्ट में इंक्लूडेड है, यानी ये पीवी है। ठीक है, पीवी इन द सेंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे दिया है ना, विच रिप्रेजेंटेड 7,70,400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल इन 40 इयर्स। 40 साल बाद पे करना है, डिस्काउंटेड एट द रिस्क रेट एडजस्टेड 5%। अच्छा सर, तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? फर्स्ट, इनिशियल कॉस्ट दिया है 1,20,000 का। सेकंड, जो डी कमीशनिंग लाइबिलिटी है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू दिया है 10,000 एंड उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 70,400 है। 40 इयर्स डिस्काउंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। ओके, द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ये तो नॉर्मली है। ऑन March 2027 the present value of decommissioning liability has decreased by 8,000। क्या? डिक्रीज्ड बाय 8,000। टू नहीं, बाय। मतलब जो भी मेरा वैल्यू आएगा कितने साल बाद? फर्स्ट को 2017 को चालू किया था क्या? 1 अप्रैल 2017। ओके, ऑन 21 मार्च, 10 साल बाद हो गया ना यहाँ पे। 31 मार्च 31 मार्च 2027। ठीक है, 2027 यानी ये 10 साल हो गया। 10 साल पीरियड बराबर। 10 साल के बाद क्या होगा? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लाइबिलिटी इज डिक्रीज बाय 8,000। द डिस्काउंट रेट हैज नॉट बीन चेंज। मतलब अब मेरा कैश फ्लो चेंज हो गया, मेरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो चेंज हो गया, लेकिन ये जो है ना और डिस्काउंट रेट चेंज हो गया। तो बताओ, अगर एंटिटी कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, अगर एंटिटी क्या क्या है, कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, तो फिर कौन सा, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया था, याद है क्या तुमको?
अगर इनकेस कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया यस। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी पीपीई है उसी में एडजस्ट करेंगे, जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन हाँ। जो भी है वो पीपी में ही एडजस्ट करेंगे। तो आ जाओ इसका क्वेश्चन देख आंसर करते हैं। आंसर स्क्रीन दिख रहा है? ये यस। है क्वेश्चन नंबर 5 ना। हम्म। पेज क्या था? 80, पेज नंबर 80। तो चलो अब बताओ गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा क्या क्या है? इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट इज रुपीज 1,20,000, राइट? यस। यस। देन डी यस। कमीशनिंग का मुझे ये दिया था ना, प्रेजेंट वैल्यू दिया है यहाँ पे, कितना है? 10,000। देन डिस्काउंट रेट भी दिया है, और डिस्काउंट रेट इज समवेयर अराउंड 5%। देन कम्स, और क्या दिया है आगे? हम्म, अच्छा यूजफुल लाइफ दिया है मुझे, यूजफुल लाइफ दिया है 40 years। फिर उसके बाद 31 मार्च 2027 में डी कमीशनिंग लाइबिलिटी चेंज हुआ ना। हम्म। चेंज एंड डिक्रीज्ड बाय ₹8,000। ओके सर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरा इनिशियल कॉस्ट पता है मुझे, और मेरा डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का आज का वैल्यू पता है। तो मुझे ये जो है ना 10 साल बाद मेरा कितना डीकमिशनिंग लाइबिलिटी है होगा, वो देखना पड़ेगा ना, राइट? कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कंप्यूट करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2027, राइट? आज का जो है ना, आज का वैल्यू है 10,000, राइट? तो ये हो गया 10,000 इंटू 5 साल बाद, 5 साल बाद, सॉरी 10 years के बाद क्या होगा बताओ, 5% के हिसाब से। 5 years के लिए, सॉरी 5% है ना, सॉरी 5% के लिए 10 years के बाद कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करके। प्लस 5% 10 years के लिए, बताओ कितना होगा? 10,000, 1 2 3 4 5, ₹10,000। कितना आएगा बताओ, बताओ आंसर, मेरे पास तो रेडी है। कैसे करेंगे सर इसको? लो कैलकुलेटर में 1.05, राइट? 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटू 10,000। तो कितना है मुझे? 89, राइट? 10 years बाद जो है ना, ये वैल्यू एज ऑन 31 मार्च
27 का वैल्यू है, राइट। 16,289 जो है ना, ये आज का वैल्यू, सॉरी 10 ईयर्स के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू है, विच इज 16,289। अब यहाँ पे Yes. आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे? Okay. एक मिनट, क्या हुआ इसको? हेलो, Yes, sir. वीडियो चला गया क्या Video मेरा? पक्का. Hmm. हम्म, तो कितना है वैल्यू? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एज ऑन 27 मार्च और 31 मार्च 2027 जो है ना, बाय, यहाँ पे बोल रहे कि 8,000 से कम कर दिया। कितना कर दिया? 8,000 से कम कर दिया। तो मेरा रिवाइज लाइबिलिटी कितना रहेगा? रिवाइज लाइबिलिटी रहेगा मेरा आज का जो डीकमिशनिंग का लाइबिलिटी माइनस 8,000 से कम कर दिया ना। तो बताओ, 8,000 से कम करने के बाद कितना आएगा? 6,289 माइनस 8,000, रुपीज 8,289 बराबर 89। अब Yes. ये जो है ना, ये कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? कॉस्ट, कॉस्ट का हमने ऑलरेडी देखा है। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, पीपी में ही एडजस्ट करते हैं। जो भी आएगा वैल्यू, जो भी मेरा डीकमिशनिंग में रिवीजन आएगा, तो वो मैं क्या करूंगा, पीपी में एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है बताओ? लाइबिलिटी मेरा डिक्रीज हो रहा है ना? यस नो? Yes. पहले मेरा था कितना, 16,000 का था, अब हो रहा है 8,289 का, तो मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। 8,000. हाँ, तो उस केस में जर्नल बताओ क्या होगा? प्रोविजन फॉर Provision for डीकमीशनिंग कॉस्ट collection. अकाउंट डेबिट कितने से कम होगा? 8,000, 8,000. हाँ, टू पीपीई अकाउंट। और इसको हम क्या करेंगे, पीपीई का जो वैल्यू है ना उससे लेस कर देंगे और रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बीइंग देन सेकेंड, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज डेप्रिसिएशन। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट कितना था मेरा? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बताओ? 1,20,000. 1,20,000, ओके। देन डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स का, अब यूजफुल लाइफ कितना है इसका? यूजफुल लाइफ है इसका 40, 40 ईयर्स है ना यूजफुल लाइफ, राइट। हाँ. और 10 साल के डेप्रिसिएशन बताओ कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40 ईयर्स into 10 ईयर्स, 30,000. तो 30,000, ओके। एक मिनट, तो ये आ गया मेरा रिवाइज्ड, या फिर डब्ल्यूडीवी बोल लो। एज ऑन 31 मार्च 2027, क्या हो रहा है आज? जस्ट मिनट, आ गया ना मेरा वीडियो? हाँ, आ गया. 90,000, ठीक है। देन अब डीकमिशनिंग कॉस्ट का भी ये करना है।
decrease of decommissioning liability 8,000। तो बताओ कितना आएगा? 82. Revised carrying amount is 82,000। ओके। एंड अभी यूजफुल लाइफ कितना बचा है? कैमरा का पता है, 30 एक मिनट years. में फिक्स कर देता हूँ उसको। 30 years बचा है। Yeah. रिवाइज डिप्रिसिएशन कितना आएगा? $82,000 डिवाइडेड बाय 32 years। 30. सॉरी 30 years ना। 82,000 डिवाइडेड बाय 30 years। तो कितना आएगा? 273. 27,333। कूल। यहाँ तक समझा? कुछ डाउट है इसमें? Lost. ओके, एक मिनट देना मुझे। चलो, क्वेश्चन समझा? Yes, sir. अब इसका फाइनेंस कॉस्ट भी एक बार निकाल लेते हैं, ताकि इजी पड़ जाए हमें। इजी इन द सेंस, हमने जो किया था ना वो सही है क्या नहीं करके। फाइनेंस कॉस्ट अब क्या आएगा बताओ? मेरा रिवाइज लाइबिलिटी कितना हुआ? 8289, राइट? अब रिवाइज फाइनेंस कॉस्ट कितना Yes. रहेगा? रिवाइज्ड फाइनेंस कॉस्ट, या अनवाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, तो 8289 इंटू 5%। तो बताओ कितना है? 8289 इंटू 5%, 414, राइट? ₹414। बस खत्म, सिंपल। ये था कॉस्ट मॉडल का। क्या था? इन केस हम फॉलो करेंगे कॉस्ट मॉडल तो फिर कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो देखा हमने। चलो आ जाओ नीचे। ये रहा अपना नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 2733, और अपना फाइनेंस कॉस्ट 145, सॉरी 415, राइट? बस इन लोगों ने क्या किया, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया। हमने कैसे किया? टेबल फॉर्मेट में किया। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मार्क्स मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन revaluation model। which is रीड करने के बाद बताओ। 1 minute. Done. डन। चलो मैं रीड करता हूँ। तुम्हारा जो इंटरप्रिटेशन था वो सही है कि नहीं देख लेना एक बार, ठीक है? एन Hmm. एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिलेटेड decommissioning liability। ओके, सेम। द न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 April 2001, राइट? 1 April 2001। कब स्टार्ट किया इसका वर्किंग? स्टार्टेड 1 April 2001, X1। ओके। द प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years। 40 years का इसका यूजफुल लाइफ है। इनिशियल कॉस्ट आके कितना है? 1,20,000। दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ decommissioning liability ऑफ 10,000। सेम, जो 1,20,000 इनिशियल कॉस्ट है उसमें decommissioning liability इंक्लूडेड है। यानी क्या, ये तो पीवी होगा ना? इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा तो पीवी रहेगा। पीवी इन द सेंस प्रेजेंट वैल्यू। हाँ,
which represented 70,400 in estimated cash flow payable in 40 years और discount रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आके 5% है। तो सेम है, 10 years का पीवी है, इसका फ्यूचर का जो एक्चुअल कैश फ्लो होगा 70,400 का होगा। 40 years का जो है ना इसका लाइफ है और रिस्क एडजस्टेड रेट है 5%। ठीक है। द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ये भी सिंपल है, यानी क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटिटी एंटिटी का जो है ना 31 मार्च को खत्म होता है, नॉर्मल है इंडिया में। अज्यूम दैट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट discounted cash flow valuation of rupees 1,15,000 is obtained at 31st March 2004। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर ऑन 31st March 2004 को वैल्यूएशन क्या, वैल्यूएशन करने के बाद उनको पता चला कि कैश फ्लो का जो भी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन कितना हुआ, 1,15,000 हुआ। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर decommissioning cost which represent no change to the original estimate। okay sir। ओके, आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 years डिस्काउंट। अच्छा, तो 3 साल का डिस्काउंट ऐड करने के बाद इसका जो इसमें ना डीकमिशनिंग लाइबिलिटी 11,600 हुआ। तो देखो 10,000 पे 10% ऐड करके 3 साल के लिए कितना होता है, 10,000 5%, 5%, 5% कितना आ रहा है देखो एक बार, 1 मिनट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, आगे ऑन 31st March 2005 Yes. the entity estimates that as a result of technology advancement, the present value of decommissioning liability has been decreased by 5,000। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हुआ 5,000 से। ठीक है, द एंटिटी डिसाइड्स दैट फुल वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इज नीडेड at 31st March 2005 in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value। यानी क्या, on 31st March 2005 को उन लोग क्या बोल रहे हैं कि इनको वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है क्योंकि इनका जो है ना फेयर वैल्यू से डिफर नहीं करना चाहिए वैल्यू। द एसेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000 which is net of allowance for reduction of decommissioning obligation। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक चेंज है, कहाँ पे पता है क्या, ये वाला जो है ना इट इंक्लूड्स नहीं होगा, इट इंक्लूड्स एन अलाउंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा इट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अलाउंस। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। क्या एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका जो मार्केट डिस्काउंट डिस्काउंट करने के बाद जो भी वैल्यूएशन आया वो 1,15,000 का आया। अब ये जो 1,15,000 है ना, ये एक्सक्लूडिंग 11,000 जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी है, 11,600 डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एक्सक्लूड करते हैं, तो फिर मेरा टोटल वैल्यू कितना आएगा, 1,15,000, 1,15,000 प्लस 11,600, मेरा टोटल वैल्यू आएगा यहाँ पे 12 लाख, सॉरी 1,26,600। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। बस क्वेश्चन में क्या है, एक छोटा सा मिस्टेक था कि आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस आना चाहिए था, वहां पे इंक्लूड्स एन अलाउंस आया। आफ्टर द डिडक्शन यानी ये सेपरेट है, ये अलग से दिया है और ये अलग से दिया है। ठीक है, बाई का क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। देन आगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑन 31st March 2005 एंटिटी एस्टिमेट कर रहा है कि जो उसका डीकमिशनिंग लाइबिलिटी डिक्रीज किया कब से, कितना, 5,000 से। ठीक, अब उनका वैल्यूएशन है, असेट का वैल्यूएशन कितना है, 1,07,000 which is net of allowance for the reduction of decommissioning liability। अगर एंटिटी जो है ना रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है तो उसका अकाउंटिंग करना है हमें। क्या करना है, एंटिटी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है तो फिर उस केस में क्या अकाउंटिंग करेंगे हम, वो हमें देखना है। अब जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे, पीपी में एडजस्ट करेंगे या रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करेंगे, बताओ क्या करेंगे। Revaluation reserve. हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, पेज जो भी है देख लेना। ठीक है, सबसे पहले चीज मुझे पहले इंक्रीज निकालना है,
मतलब टोटल वैल्यू निकालना है। टोटल वैल्यू इन द सेंस क्या सर, वहां पे क्वेश्चन में दिया था ना, क्वेश्चन में दिया था आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 11,600, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना है। फर्स्ट क्या होगा, स्टेटमेंट शोइंग statement showing revaluation of asset, डेट क्या था, एज ऑन 31st March 4। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ फेयर वैल्यू कितना था, फेयर वैल्यू ऑफ असेट, फेयर वैल्यू ऑफ असेट 1,15,000। आज क्या हो रहा है यार वीडियो को, ठीक है सुनते जाओ। फेयर वैल्यू ऑफ असेट कितना है, 11,15,000, राइट। Yes. फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट एडिशनल था ना, वहां पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया था कि इसको एक्सक्लूड किया था, तो फिर एक्सक्लूड किया था 11,600 को, ऐड कर लो, तो बताओ कितना आएगा, रिवाइज्ड फेयर वैल्यू कितना आएगा बताओ, ऐड करने के बाद 126,600. 126, क्या है 126,600। ओके सर, अब बताओ मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेंगे सर, कैरिंग अमाउंट, अच्छा क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या दिया था, हम्म, मेरा 1,20,000 का ये है, कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट 1,20,000, Cost यूजफुल लाइफ कितना है, 40 years का है यूजफुल लाइफ। 40. ओके, देन मैं कब रिवैल्यू कर रहा हूँ, रिवैल्यूशन कब हो रहा है, 31st March 2004, तो कितना साल बीत चुके हैं, मतलब कितने साल हो गए खत्म, तो 1 से लेके 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 साल खत्म हो गया ना, Inside. 3 साल खत्म हुआ, राइट। तो आ जाओ 3 साल के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 years का इंटू 3 years, 3 years कैसा आया सर, 1 April से लेके 2001 से लेके 31st March 2004 तक। 2004. अब कंप्यूट करके बताओ कितना आएगा, अच्छा डिप्रिशिएशन 9,000. है ना, ये डिप्रिशिएशन लेस करना पड़ेगा पहले, डायरेक्टली ऐसे करेंगे हम, 37 years बचा हुआ है ना, समझा क्या बोला, डायरेक्टली मुझे कैरिंग अमाउंट निकालना है, तो फिर 37 years बचा हुआ है, तो फिर ये जरूरत नहीं है, तो Okay. 37 years बचा है, तो कैरिंग अमाउंट बताओ कितना आएगा, 911. 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40 years इंटू 37, 1,111, 1,111, ओके लेस कर दो, तो फिर मेरा इंक्रीज आएगा, 15,600. वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 15, 15,600. ओके, तो ये क्या है, मेरा नेट इंक्रीज है, राइट, ये मेरा नेट Yes. इंक्रीज है, नेट इंक्रीज इन द सेंस मेरा जो फेयर वैल्यू हम करते हैं ना फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से, वो नेट इंक्रीज है, तो इसका एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री बताओ, हम क्या PP करेंगे, पीपी account अकाउंट debit. डेबिट टू रिवैल्यूएशन, Devaluations. रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहाँ तक समझ में आया, कुछ डाउट है यहाँ तक, फिफ्टीन No, सिक्स sir. हंड्रेड यहाँ पे 15,600 सिंपल, हमने क्या किया सर, हमने किया जो भी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू के बेसिस में हम कितना इंक्रीज आया,
वो देखे हम। क्यों अलग से करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जो है ना वो अलग से दिया था यहाँ पे, प्रोविजन जो दिया था वो अलग से दिया था, उसके लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, देन अकाउंटिंग फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट आएगा अभी नेक्स्ट चीज, सेकेंड जो हम करेंगे, फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था बताओ, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर एज ऑन 31 मार्च 2004, कोई चेंज नहीं था, कोई भी चेंज नहीं था। यहाँ पे देखो विच रिप्रेजेंट्स, विच रिप्रेजेंट नो चेंज टू द ओरिजिनल एस्टिमेट। 31 मार्च 2004 को कोई भी चेंज नहीं था। आफ्टर द अनवाइंडिंग कॉस्ट ऑफ 3 years, ठीक है ये तो ठीक है। लेकिन 31 मार्च 2005 को द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब कोई भी एडवांसमेंट की वजह से जो भी मेरा लाइबिलिटी है वो क्या हुआ, 5000 से डिक्रीज हुआ। कब हुआ ये, 31 मार्च 2005, यानी फेयर वैल्यू होने के 1 साल बाद, बराबर, बराबर ना। Yes. कितना डिक्रीज, कितना हुआ, हाँ, 5000 से। और यहाँ पे वर्ड क्या यूज possible. किया है, बाय, राइट, क्या यूज किया है, बाय। तो फिर इसका मतलब यानी क्या, सिर्फ 5000 की क्या जो है ना मेरा डीकमिशनिंग लाइबिलिटी में कम हुआ। तो यहाँ पे इनकेस अगर अपन फॉलो करते हैं, adopted for measurement of PPE, then changes in decommission shall be adjusted in revaluation reserve, बराबर ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में करेंगे। तो बताओ उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, 5000 से कम हुआ, Revaluation से बताओ। हाँ, कम होगा, राइट। अब प्रोविजन मुझे कम करना है, तो यहाँ पे प्रोविजन को डेबिट करूंगा, प्रोविजन फॉर provision. डीकमिशनिंग अकाउंट 5000 से टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 5000, यस, समझा, कुछ डाउट है यहाँ पे, समझा या No, नहीं। sir. हम्म, अब इसका रिवाइज्ड मुझे ये निकलना पड़ेगा ना, कितना होगा मेरा लाइबिलिटी डीकमिशनिंग का, रिवाइज्ड डीकमिशनिंग कॉस्ट, सिंपल है सर। मुझे एज ऑन 31 मार्च 2004 पता है कितना है, 11600 है, राइट, प्लस 5% हम्म, होगा, 5% ऑफ 11600, राइट, माइनस होगा 5000, क्या क्या, 1 साल का मुझे अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा ना, 11600 इंटू 5% प्लस 11600, कितना आया, 12180 माइनस 5000, 180. माइनस 5000, कितना है मेरा रिवाइज्ड, 7180, ठीक है, ये आया 7180। इसका एक और पार्ट बचा है, एक और पार्ट क्या, अपने को रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद टोटल मेरा जो वैल्यूएशन दिया है ना, 1,07,000 कुछ दिया है, उसका मुझे कंपैरिजन करना है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि 1 मिनट बचा है, एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट showing computation of revaluation
अब यहाँ पे क्वेश्चन में कब दिया था, वैल्यूएशन कब किया था? वैल्यूएशन कब हुआ था? एज ऑन 31st 2000. 2005, राइट? एक मिनट। रिवॉल्यूशन कब किया था? 31 मार्च को, 31 मार्च 2005, राइट? तो 31 मार्च 2005 को हम कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं कि क्या था करके। 31 मार्च 2004 को मेरा क्या था रिवैल्यूड अमाउंट, मतलब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना था? 1,26,600, राइट? हाँ. कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 March 2004 कितना था? 1,26,600। ओके सर। अब इस टाइम में जब रिवैल्यूएशन किया था तो उसका यूजफुल लाइफ कितना बचा था? 40 इयर्स का था इनिशियल, 37. 3 साल खत्म हो गया, तो 37 इयर्स बच गया। हाँ. रिवाइज्ड बताओ कितना आएगा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट करके बताओ। 12,600 डिवाइडेड बाय 37, तो आ गया 3,422, राइट? 3,422। 3,422, ओके। तो हमें 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कैसा सर? ऑन 31 मार्च 2004 जो है हमारा ऑलरेडी रिवैल्यूड अमाउंट है यहाँ पे, राइट? ऑलरेडी रिवैल्यूड है। और 31 मार्च 2005 को फिर से रिवैल्यूएशन हो गया ना, 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मुझे निकालना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes. 2005, Right. 6,600, 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 3,422, तो बताओ कितना आएगा? One. 123,718। ओके, मेरा ये क्या आ गया एज ऑन Yes. 31 मार्च 2005 का मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया सर। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इसका वैल्यूएशन भी करना है। वैल्यूएशन क्या है? एज ऑन 31 मार्च 2005 कितना का था? 1,07,000 था, राइट? 1,07,000 का था। फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2005, 1,07,000। 1,07,000 क्या है सर? 1,07,000 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या है? डीकमीशनिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में बता देता हूँ, यहाँ पे बता रहा है ना, द असेट on is now valued at 1,07,000 which is net of an allowance for the reduced decommissioning obligations। यानी क्या, यहाँ इसमें जो है ना 1,07,000 है, इसमें decommissioning liability नहीं है, बराबर ना? decommissioning liability नहीं है। तो decommissioning liability as on 31 March 2005 कितना होगा बताओ? as on 31 March 2005 हमने ऑलरेडी निकल के रखा है सर, यहाँ पे 7,120 180, राइट? ऐड करो decommissioning 7,180, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कितना आएगा टोटल? 107 प्लस 7,180 1,0. 1,11,4,180, Oh. राइट? यही आएगा ना? Yes. ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। अब बताओ नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है? नेट इंक्रीज है डिक्रीज है? मेरा फेयर वैल्यू था ये, सॉरी कैरिंग अमाउंट था ये,
1,23,178 और मेरा रिवैल्यूएशन होने के बाद कितना हुआ 1,14,180 तो डिक्रीज हुआ ना, मेरा असेट में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन असेट और पीपीई कितना है ए माइनस बी माइनस 1,27,998 डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब डिक्रीज को रिकग्नाइज इन द सेंस सर, यहाँ पे ऐसा समझ लो ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, राइट, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का हमने पढ़ा था कंसेप्ट, अगर इनकेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो ऑलरेडी हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी है पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमने कितना ट्रांसफर कर चुके हैं, यहाँ पे देखो 15,600 ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में पड़ा है ना, रिजर्व में ऑलरेडी पड़ा है, तो पहले मैंने क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में टोटली एडजस्ट कर दूंगा। जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ इसका, क्या होगा जर्नल एंट्री डिक्रीज का, Evaluation reserve हम्म budget रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 8998 टू असेट या जो भी पीपीए है 899 सिंपल बीइंग yes डिक्लाइन असेट रिकग्नाइज्ड, समझा। फिर से ये देखते, बहुत सारे ग्लिचेस थे ना, क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करते। क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग एज ऑन 31st मार्च मेरे पास इनिशियल कॉस्ट था 1,20,000 का, राइट, और उसके अंदर जो डीकमीशनिंग कॉस्ट था 10,000 का इंक्लूडेड था, उसका डिस्काउंट रेट 5% के रेट से था, ठीक है। देन उसके बाद एज ऑन 31st मार्च 2004 को हमने असेट को वैल्यू किया, असेट को वैल्यू किया कितना 1,15,000 के हिसाब से असेट को वैल्यू किया था। 1,15,000 इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग, मतलब प्रोविजन डिडक्ट करने के बाद था, तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया प्रोविजन को, जो भी डीकमीशनिंग था ऐड करने के बाद मेरा टोटल रिवाइज्ड अमाउंट कैरिंग अमाउंट आ गया कितना 1,26,600, ठीक है। देन मैंने क्या किया, मेरा कैरिंग अमाउंट निकला, यानी आज के 2004 में मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होगा, तो मेरा ये कैरिंग अमाउंट आ गया, तो फिर मेरा ये इंक्रीज है, इंक्रीज, तो फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल क्लियरली क्वेश्चन में बताया कि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम, तो क्लियरली बता रहा है, तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ कि मेरा इंक्रीज रिकग्नाइज किया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिकग्नाइज किया, ठीक है। सेकंड थिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि एज ऑन 31st मार्च 2005 को क्या किया हमने, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से जो भी है ना डीकमीशनिंग लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, जो भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी वो 5,000 से डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे देखो 5,000 का डिक्रीज हुआ, तो हम अगर इनकेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम, जो भी डिक्रीज है डीकमीशनिंग में किस में एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट कर लिया। देन मेरा रिवाइज्ड अमाउंट कैसा आएगा डीकमीशनिंग लायबिलिटी का 11,600, किधर था ये 11,600, ये 11,600 कब था 11,600 एज ऑन 31st मार्च 2004 था ना, बराबर, और 2005 का बैलेंस चाहिए, तो 11,600 में 5% का अनवाइंडिंग कॉस्ट ऐड कर दूंगा, ये 5% क्या है, ये अनवाइंडिंग कॉस्ट है, या इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, राइट। तो ऐड कर दूंगा 5%, तो मुझे मिल जाएगा टोटल मेरा जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी एज ऑन 31st मार्च 2005, राइट। अब इसमें से 5,000 कम करना पड़ा मुझे डीकमीशनिंग लायबिलिटी, तो उसके लिए लेस कर दिया, तो फिर मेरा डीकमीशनिंग लायबिलिटी एज ऑन 31st मार्च 2005 क्या, एज ऑन 31st मार्च 2005 ये आ गया, सिंपल। फिर उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन देखा था असेट का, असेट का रिवैल्यूएशन, तो फिर मेरा रिवैल्यूड अमाउंट कितना था यहाँ पे 12, ये एज ऑन क्या था, एज ऑन 31st मार्च 2004 था ना, ये था 1,26,600, एंड इसका यूजफुल लाइफ कितना था 37 ईयर्स बचा हुआ था, राइट, इसका यूजफुल लाइफ कितना बचा हुआ था
37 years, तो हमने रिवाइज डेप्रिसिएशन निकाल लिया, जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, और 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा अमाउंट आ गया ये। यस नो, राइट। फिर उसके बाद फेयर वैल्यू देखा। फेयर वैल्यू कितना था सर? 1,07,000, क्योंकि वैल्यूएशन में क्वेश्चन में दिया है। दिस इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, तो प्रोविजन ऐड कर दिया मैंने, तो ये अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे नेट डिक्रीज है, डिक्रीज को रेकग्नाइज कर लिया, सिंपल। राइट, समझा? कुछ डाउट है ये क्वेश्चन में? No, sir. हम्म, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा, हाँ। मैं तो सॉल्व Mm. करवा दूंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करवाने होगा। उसके लिए अब तुमको एक होमवर्क मिलेगा, और ये होमवर्क करके ही आना है, नो ऑप्शन। हाँ। Okay. कब? आरटीपी में 23 में आया था, ये एक बार देख लो ना कि क्या है क्वेश्चन। सिंपल है, अपन जो किया ना ऊपर, जो भी क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम वही वही क्वेश्चन है। बस मुझे जो इंक्रीज है ना, इंक्रीज को रिकग्नाइज करना है, सेम टू सेम है क्वेश्चन। और ये भी एक बार देख लेना, दो को, ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, और होमवर्क करके आने का, हाँ। तब जाके तुम्हारा सपना पूरा होगा। क्या सपना? सीए फाइनल पास होने का। वो देख रहे हैं ना, आजकल मीम चल रहा है इंस्टाग्राम में, सपना देखना अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी इजी है, क्या है क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। कंपनी इनकर्ड 20,000 as a cost of restoration site on which the item of PPE was located. This item was used for manufacturing of goods and the requirement of restoration will arise due to manufacturing. तो इसका बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगा 20,000 बुक्स ऑफ ए में, क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट 20,000 का? हम जो भी ट्रीटमेंट, ये 20,000 है, 20,000 को पीवी में लेंगे, या यही पीवी पीवी समझ लो, अज्यूम कर लो यही है पीवी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। इसको क्या करेंगे? असेट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, वही है पूरा। ठीक है, समझा? Yes, sir. दो होमवर्क मिला। कौन सा दो होमवर्क है? 10 मिनट लगेंगे सॉल्व करने। आरटीपी मई 23 का क्वेश्चन, और ये आरटीपी मई 22 नवंबर 22 का क्वेश्चन, दोनों भी इजी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करके आना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे आगे आगे। अब आ गए डी रिकग्निशन ऑफ पीपीई। डी रिकग्निशन क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय डी रिकग्निशन? यानी मेरा बुक्स में से असेट को डी रिकग्नाइज कर दूंगा, यानी निकाल दूंगा बुक्स के बाहर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी रिकग्निशन कैसे करेंगे सर? इंडिया 40 में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? वन इज डायरेक्ट सेल कर देगा और मुझे अमाउंट टोटली मिल जाएगा, से कैश सेल कर दिया और मुझे जो भी कैश है वो हाथ में मिल गया। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री, यहाँ पे सोल्ड ऑन कैश बेसिस, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, टू मेरा पीपी निकल जाएगा, Thank you. राइट ना? यही होगा ना? Yes. और पीपी तो टोटल जाएगा, समझो पीपी फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख का है, ठीक है। और मेरा कमीशन लग गया, कमीशन बेचने में, कमीशन मेरा एक्सपेंस है, समझो 5,000 सॉरी। तो फिर मेरा बैंक अकाउंट में 95,000 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्यार से नेट सेलिंग प्राइस। क्यों नेट सेलिंग प्राइस सर? क्योंकि जो भी कमीशन है वगैरह सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा मुझे, उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। और ये मेरा पीपीडी रिकग्नाइज हो रहा है, पीपीडी डी रिकग्नाइज किसके बेसिस में होगा? डी रिकग्नाइज मेरा जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के बेसिस में होगा, राइट। और ये तो एक्चुअल बेसिस में रहेगा, सिंपल। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट या लॉस ऑन द सेल ऑफ पीपी विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। यानी बेचने के बाद अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आया तो फिर हम क्या करेंगे? उसको पीपी में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेट सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट, जो भी आएगा उसको पीपी में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। पीपी डी रेकग्निशन सिंपल है, हमने देखा था ना। एक कैश सेलिंग प्राइस, तुमको नोट्स पे लेके जाओ क्या? वो जो 40 वाला नोट्स है ना, नोट्स बता देता हूँ ये। एफ आर एफ आर हैंड रिटन। हाँ, खुल जा सिम सिम जल्दी, हाँ।
ये देखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दो केसेस में हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या, एक सेलिंग प्राइस कलेक्टेड इन लमसम, और दूसरा सेलिंग प्राइस जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा मुझे। कैसे मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, राइट। कैश सेलिंग प्राइस में हम देखे थे कि नेट सेलिंग प्राइस निकलेंगे, नेट सेलिंग प्राइस निकलेंगे और कैरिंग अमाउंट के साथ लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और डेफर्ड सेल, डेफर्ड सेल यानी क्या, हमने क्या भेज दिया, आज भेज दिया, इन फ्यूचर मुझे पेमेंट रिसीव करना है, इन फ्यूचर जो भी पेमेंट रिसीव करना है, तो फिर ये जो डिफरेंस है आज के प्राइस में और इन फ्यूचर जो भी मिलेगा, तो फिर ये डिफरेंस हम क्या करेंगे पीएनएल में इनकर मतलब पेयर में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन इंटरेस्ट इनकम। वो भी देखा था हमने। यहाँ पे किधर गया हूँ, हाँ ये इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इन द सेंस मैं जो भी बेच रहा हूँ असेट, टोटल प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू निकलूंगा, आज के वैल्यू में मुझे कितना मिलने वाला है, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ असेट, मतलब एज अ डेटर, डेटर रिकॉग्नाइज करूंगा और इन फ्यूचर वो डेटर के ऊपर क्या करूंगा, इंटरेस्ट इनकम चार्ज करते जाऊंगा। इंटरेस्ट इनकम मिलने वाला है ना मुझे, तो इंटरेस्ट इनकम चार्ज करूंगा। यहाँ पे देखो, डेटर्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, फिर बैंक में पैसा मिल जाएगा। यही है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। देन आते हैं डिस्क्लोजर्स के ऊपर। डिस्क्लोजर्स, अब डिस्क्लोजर्स जो है ना, नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहला क्या बताएगा एंटिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज बीन यूज्ड व्हाइल अकाउंटिंग फॉर पीपी। क्या, यानी मैंने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज किया है वो बताना पड़ेगा। फिर एंटिटी जो है ना डिस्क्लोजर बताएगा अकाउंटिंग पॉलिसी का, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देगा पीपीई का, पीपीई का क्या देगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और डेप्रिसिएशन का भी देगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली पीपीई के लिए एक बताया कि कैसा हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देंगे। ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐड करेगा एडिशन, फिर उसके बाद क्या करूंगा डिलीशन, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद मेरा नेट क्लोजिंग ब्लॉक। ये ऐसा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है, वो हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे दिया है ओपनिंग बैलेंस होगा, एडिशन होगा, डिस्पोजल होगा, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा। देन फिर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी एक स्पेसिफिक मुझे फॉर्मेट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक फॉर्मेट इन द सेंस यानी एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कितना मेरा ओपनिंग बैलेंस था, करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना क्लोजिंग होगा वो बताना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद एंटिटी शुड रिपोर्ट ऑल क्लासेस ऑफ असेट दैट इट ओन्स। ऑल क्लास ऑफ असेट यानी क्या, कि जो भी असेट वो ओन करता है वो सारे जो है ना वो बताना पड़ेगा। समझो बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग अलग हो सकता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग हो सकता है, तो फिर ये पूरा बताना पड़ेगा। एंटिटी शुड रिपोर्ट द डेप्रिसिएशन व्हिच हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एसेट, यानी कि हमने तीन डेप्रिसिएशन का मेथड देखा था ना, एक देखा था एसएलएम, एक देखा था डब्ल्यूडीवी और एक देखा था यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इन तीनों में से जो एंटिटी सेलेक्ट किया है वो बताना पड़ेगा इंडियस के हिसाब से। फिर उसके बाद कौन से बेसिस में वो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया है, मतलब क्या बेसिस है असेट, अभी समझो फॉर एग्जांपल एसएलएम यूज कर रहा हूँ, तो एसएलएम किस बेसिस पे यूज कर रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी यूज कर रहा हूँ, तो किस बेसिस में डब्ल्यूडीवी यूज कर रहा हूँ वो बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी क्या सर, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फिर जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, ओपनिंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन का बैलेंस होगा, उसको क्या करेंगे हम, उसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। देन मेजरमेंट मॉडल क्या है, मेजरमेंट मॉडल यानी क्या, कॉस्ट है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या देखेंगे हम, कॉस्ट है या रिवैल्यूएशन मॉडल है वो देखना है। ये मेन मेन डिस्क्लोजर्स जो है ना ये देना पड़ेगा। एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी देख लेते हैं क्या कैसा रहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंटिटी का। ये देखो, अपना मॉड्यूल में ही दिया है, मॉड्यूल एक नंबर बनाया इस बार, यानी क्या, हर एक जो चाप इंडेस है, इंडेस का जो डिस्क्लोजर है उसका एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे किसका है ये देखो, कमिंस इंडिया लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1 21 22 विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड उसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो बताया, ओके। बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट के अंडर यहाँ पे दिया है पीपीई, सॉरी यहाँ पे जो पीपीई दिया है और उसका नोट नंबर दिया, नोट नंबर प्रेजेंट करना पड़ेगा ना अपने को, उसका पीपीई का बैलेंस दिया है। अब बोल रहा था ना मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा पीपीई का, ये देखो पीपीई का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिस्क्लोजर ऐसा आएगा। सबसे पहला ग्रॉस ब्लॉक, एज ऑन 21 अप्रैल 1 अप्रैल 2021 को क्या था, ये ओपनिंग बैलेंसेस थे सारे, और सारे असेट्स दिया है देखो,
फ्री होल्ड लैंड, फिर उसके बाद लीज इंप्रूवमेंट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल, सारे जो असेट्स है वो सब दिया है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है। और करंट ईयर में क्या एडिशन हुआ है ये देखो, करंट ईयर में क्या एडिशन हुआ है। फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट वो दिया है। फिर उसके बाद किस कोई भी असेट को राइट ऑफ कर दिया है, तो फिर राइट ऑफ कब करते हैं सर, जब हमने डेफिनेशन में देखा था 1 ईयर से कम है या ऐसा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, कोई भी असेट का इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है उसको तो राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया असेट का, और ये ओपनिंग बैलेंस है मेरा किसका है, और डेप्रिसिएशन का। फॉर द ईयर क्या होगा, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होगा वो होगा, फिर उसके बाद डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये जो अमाउंट दिखेगा 11536 ये यहाँ पे आ गया। ठीक। अकाउंटिंग पॉलिसी रीड कर लो एक बार, क्या बोल रहा है अकाउंटिंग Yes. पॉलिसी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, property, plant and equipment, capital work in progress and investment properties are stated at cost of acquisition or construction of net accumulated depreciation and impairment loss if any। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सर, कौन से पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं लोग, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो हो रहा है, कॉस्ट मॉडल। क्यों सर, क्यों क्यों, क्योंकि बता रहे हैं ना कि जो भी है ये जो है ना, एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रॉपर्टी में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें से लेस करते हैं हम अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और उसके बाद क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी है तो उसको लेस कर देते हैं, पढ़े थे हमने, वही बताया यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, all significant costs relating to the acquisition and installation of property plant and equipment are capitalized। जो भी एक्विजिशन है उसको कैपिटलाइज कर देंगे। देन subsequent costs are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset as appropriate only when it is probable that future economic associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably। Definition याद है पीपीई का क्या था, एक cost should be measured reliably यानी cost पता होना चाहिए, और जो भी economic benefits है पीपीई का, कोई भी पीपीई हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को मिलना चाहिए, तब जाके पीपीई में रिकग्नाइज होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे ना, सेम टू सेम वही बोल रहा है देखो, included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset is appropriate only when कब probable that the future economic benefits associated with the item will flow to the company, यानी economic benefits entity को मिलेगा और cost measured reliable measured है, मतलब cost पता होना चाहिए। the carrying amount of replaced part is de-recognized, हमने देखा था रिप्लेसमेंट वाला, रिप्लेसमेंट कहाँ पे देखा था, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में हम दो देखा था, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है ओपीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरा होगा रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट यानी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुआ, एडिशन हुआ, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, न्यू को रिकग्नाइज करेंगे, ओल्ड को डी रिकग्नाइज करेंगे, वही बोल रहा है ना यहाँ पे, रिप्लेस पार्ट्स को क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज। ऑल अदर्स एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आर चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच दे आर इनकर्ड when significant part of the plant and equipment are required to be replaced at the intervals the company depreciate them separately based on the specific useful life। ये कब होगा, ओवरऑल इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल देखा था हमने, तो उसमें क्या किया था, वो सेपरेट कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है और सेपरेट है, और उसका यूजफुल लाइफ भी दूसरा होगा, तब जो यूजफुल लाइफ दूसरा होगा मतलब अलग होगा, मेन एसेट्स है तो फिर उसको अलग डेप्रिशिएट करेंगे। depreciation is computed on straight line basis based on the useful life determined based on the interval। ठीक है। यहाँ पे देखो रोड्स का कितना है, 10 यूजफुल लाइफ है, सब यूजफुल लाइफ दिया है यहाँ पे, right। Then assets residual value and the useful life are reviewed and adjusted appropriate at each and reporting period। फ्री होल्ड लैंड इज कैरिड एट कॉस्ट, क्यों फ्री होल्ड लैंड कैरिड एट कॉस्ट, क्योंकि लैंड जो है ना वो अप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल कभी भी नहीं है। लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ एंड गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हिच आर कैरिड एट कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी लॉसेस है वो किस में अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट्स आर अमोर्टाइज्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द पीरियड। ठीक है, ये लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट जो है ना हम लीज 116 में पढ़ेंगे। ट्रांसफर आर मेड टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज। अच्छा हमने वो देखा था ना, एक इंडेक्स से दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स 40 से इंडेक्स 16 कब होगा, जब मेरा असेट का ये जो है ना वैल्यू, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ हाँ, तो हम एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में ट्रांसफर करते हैं कब, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में देखे थे कि इंटेंशन चेंज हो गया, एक रिलायबल एविडेंस है और इंटेंशन चेंज होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट रेंटल और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन को छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, किसमें ओनर ऑक्यूपाइड यूज में यूज कर रहा हूँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो फिर मेरा चेंज होगा, यहाँ पे वही बोल रहा है। ट्रांसफर कब होगा,
ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज। ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड द ओनर ऑक्यूपाइड, किसमें कैरिंग अमाउंट में होगा, और द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एंड दे डू नॉट चेंज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पस। हमने जो जो पढ़ा था वही ये पूरा, राइट? रीड करना है तो रीड कर लो एक बार, हम्म, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज। डन सर। डन, आगे। हाँ। यूजफुल लाइफ दिया है और ये भी दिया है। तो हमने जो जो हमने किया था इंडियस में, सेम टू सेम वो एक्चुअल लाइफ में हो रहा है ना, मतलब रियल लाइफ में सेम टू सेम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये कमेंस इंडिया का कंपनी का ही है, ठीक है? सॉरी, AS10 जो है ना, इसमें कोई भी गाइडेंस नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम में आने वाला नहीं है। देन आज जाते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्वेश्चन में ये दो तो हो गया। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन बचा है जो मुझे करवाना होगा। ये वाला क्वेश्चन, MTP में MTP 2020 का क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन करवाना होगा। देन कम्स, बाकी का तो हो गया हमें। हम्म, बाकी का हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया है। पूरा प्लेलिस्ट यूट्यूब में yes, अवेलेबल है, जब चाहे तब देख लो। इसका एक अच्छे से रिवीजन, कल जो है ना एक अच्छा रिवीजन कर लेंगे पूरा, जो है ना कंसेप्ट जो भी पढ़ा था इंडिया 16 का, हर एक चीज देख लेंगे रिवीजन में। और जब भी तुमको लगा नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, तो फिर वो रिवीजन लेक्चर देख लेना। बस एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो क्वेश्चन अभी 6 मिनट बचा है, 6 मिनट में होगा क्या, नहीं होगा? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कल रिवीजन रिकॉर्ड करने के बाद ये जो है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है। एक बार गो थ्रू करना कंसेप्ट विद क्वेश्चंस, देख लेना कि कोई क्वेश्चन में डाउट है या कंसेप्ट में डाउट है, तो अगर डाउट है तो मुझे रीच आउट करना, ठीक है? और जो भी यूट्यूब में yes, देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, मेल आईडी दिया है, अगर इन केस यू हैव एनी डाउट्स तो फिर वो मेल आईडी में मेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सर।